जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी ओशियोनोग्राफी की सेकेंड लेक्चर है। पहली लेक्चर में हमने ओशियानिक रिलीफ, सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी से रिलेटेड सारी बातें कर ली हैं। आज की लेक्चर में हम लोग सबसे पहले करंट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन टाइड से रिलेटेड बातें करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ बने रहें। अगर इससे पहले वाली लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर सबसे पहले उसे कंप्लीट करें एंड देन इस लेक्चर को फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी ओशियोनोग्राफी के सेकेंड लेक्चर ओशियनिक करंट से। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओशियन करंट होता क्या है। ओशियन करंट आर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो होता है एक डेफिनिट डायरेक्शन में, उसे आप ओशियन करंट कहते हो। अनलाइक वेव्स, ओशियन करंट आर कंटिन्यूअस इन नेचर, फ्लोइंग ऑल ईयर राउंड। इसका मतलब क्या है कि जो वेव्स है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं होता है और ना ही ये पूरे साल होता है। ओशियन करंट कंटिन्यूअस भी होता है और ये फ्लोइंग ऑल ईयर राउंड। तो दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। जस्ट लाइक द प्रिवेलिंग विंड, मतलब परमानेंट विंड, जैसे आपकी ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, ये सब आपकी प्रिवेलिंग विंड्स हो गई। द ओशियन करंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द पोल्स। इससे आप क्या समझ रहे हो कि जो प्रिवेलिंग विंड आपके कॉन्टिनेंट पे काम करता था वही ओशियन करंट आपके ओशियन में सेम काम कर रहा है। तो ये क्या हो गई, सिमिलैरिटीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ओशियन करंट। सबसे पहला हमारा देखो क्या है, सरफेस करंट। अब सरफेस करंट होता क्या है, ड्रिवन प्राइमरली बाई wind patterns and occur in the upper layer of the ocean, typically up to 400 meters. They affect only 10% of the ocean water. ये जो surface water है ये सिर्फ 10% of the ocean water को affect करता है। साथ ही साथ flow horizontally and can extend over large distance, influencing weather patterns, climate and marine ecosystem. ये देखो, आप वेदर पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा, क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा एंड देन मरीन इकोसिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर रहा। कुछ एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो। गल्फ स्ट्रीम हो गई आपकी, ये कहाँ फ्लो करती है, नॉर्थ अटलांटिक में। एंड देन कुरुशियो करंट, ये कहाँ आपके नॉर्थ पैसिफिक में। ये दोनों एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं सरफेस करंट का टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक तो आपकी होती है सबसे पहले इक्वेटोरियल करंट। ये क्या होती है इक्वेटोरियल करंट, ये आपके सबसे पहले याद रख लेना, ये एग्जाम्पल है ओपन ओशियन करंट की। ये एग्जांपल किसकी, आपकी ओपन ओशियन करंट की। प्राइमरीली ड्रिवन बाय ट्रेड विंड्स विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इधर से इधर कुछ ऐसे इसकी फ्लो होगी इक्वेटोरियल करंट की अक्रॉस इक्वेटोरियल रीजन। दीज विंड्स जनरेट सरफेस करंट दैट फ्लो इन सेम डायरेक्शन एज द विंड, नोन एज इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। मतलब जो विंड का डायरेक्शन होगा वही आपका इक्वेटोरियल करंट का भी डायरेक्शन होगा। This is further supported by west to east movement of earth, which due to inertia makes the equatorial water move west. तो इसको ध्यान रखना, जो आपका देखो अर्थ का मूवमेंट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि जो आपका इक्वेटोरियल करंट है वो ईस्ट से वेस्ट इसका मूवमेंट हो पाए। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। कोरियालिस फोर्स, अब कोरियालिस फोर्स के बारे में बता रहा। कोरियालिस इफेक्ट कॉज्ड बाई अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन की वजह से आपको पता है कि कोरियालिस इफेक्ट क्रिएट हो रहा। डिफ्लेक्ट द नदर्न ड्रिफ्ट टू द राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। दिस करंट कन्वर्ज नियर द इक्वेटर एंड फॉर्म द वेस्टवर्ड फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये सपोज ये कुछ ऐसे आपके 0 डिग्री है तो कुछ ऐसे आपकी फ्लो होती है, यही इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड देख लो आप, बाउंड्री करंट। अब ये बाउंड्री करंट क्या हो गई, बाउंड्री करंट हो गई। एक तो आपने देख लिया क्या, सरफेस करंट, जो इक्वेटोरियल करंट आप जिसका पहला था ये क्या था आपका कि इक्वेटर के आसपास ये मूव कर रही है। साथ ही साथ ये ओपन ओशियन करंट का एग्जाम्पल है। लेकिन अब बाउंड्री करंट के बारे में देखोगे तो सपोज ये आप कॉन्टिनेंट है या आप अफ्रीका कंसिडर कर लो, तो इनके जो अफ्रीका के आपके जो वेस्टर्न साइड मूव कर रहा, जो ईस्टर्न साइड मूव कर रहा, उसे आप कह रहे हो बाउंड्री करंट। मतलब जो ओशियन के वेस्ट ईस्ट या कॉन्टिनेंट के वेस्ट ईस्ट जो करंट मूव कर रहा उसे कह रहे हो आप बाउंड्री करंट। फ्लोइंग एट द ओशियनिक बाउंड्रीज, कटिंग अक्रॉस द लैटिट्यूड्स डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड्स फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट, दे कैन बी वार्म और कोल्ड करंट। अब ये वार्म और कोल्ड करंट होंगे कैसे, अगर ये ट्रॉपिक से आपके पोल्स की ओर जा रहे हैं
तो ये आपके वार्म हो जाएंगे। वहीं ये पोल से ट्रॉपिक की ओर जा रहे हैं तो ये आपके कोल्ड हो जाएंगे। बस इस बेसिक पॉइंट को ध्यान रखना। यही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सपोज ये आपका अफ्रीका ले लो, अगर कोई करंट आपके कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड फ्लो कर रहा है तो ये आपका हमेशा वार्म होता है, जनरली ये वार्म होता है। वहीं कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड फ्लो कर रहा है तो ये हमेशा कोल्ड होता है। ये बेसिक आप एक ध्यान रख सकते हो। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वार्म करंट से रिलेटेड। वार्म करंट और वेस्ट बाउंड्री करंट। अब देखो, ओशियन का अगर वेस्ट बाउंड्री है मतलब क्या होगा, वो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड हो जाएगा। देखो, क्योंकि देखो ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, तो इसके इधर क्या है आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन क्या हो गया, ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया। तो जो इंडियन ओशियन का वेस्टर्न साइड है वही आपका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। वेस्ट बाउंड्री करंट ऑफ ओशियन, they are strong, narrow and fast moving currents that flow along western edges of the ocean basin. They are characterized by warm water and high speed. Characteristic क्या है, एक तो warm water होगी और उसकी स्पीड भी हाई होगी। They are warm as they flow from tropics towards the pole. तो ये जनरली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। इन नदर्न हेमिस्फेयर, अब नदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, पुशिंग सरफेस वाटर टुवर्ड्स ओशियन बाउंड्री ऑफ ओशियन बेसिन। द कोरियलिस इफेक्ट डिफ्लेक्ट्स दिस वाटर टू द राइट, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बाउंड्री करंट। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हो। सिमिलरली इन सदर्न हेमिस्फेयर द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री करंट। तो ये तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना, क्या क्या तीनों में डिफरेंसेस हो रहे हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, जो ट्रेड विंड है वो तो सबसे पहले आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट मूव कर रही है और साथ ही साथ क्या कर रही है, ये पुश कर रही है सरफेस वाटर को टुवर्ड्स ओशियन बाउंड्री। वहीं कोरियलिस इफेक्ट क्या कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है आपका वाटर का टू दी राइट हैंड साइड, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बाउंड्री करंट। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है, ट्रेड विंड कर रहा है ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ट्रेड विंड का जो एयर फ्लो है वो कैसा है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, वेस्टर्न बाउंड्री करंट। तो ये तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड देख लो आप, ईस्टर्न बाउंड्री करंट, और इसी को क्या कह रहे हो आप, कोल्ड करंट। ईस्टर्न बाउंड्री मतलब ओशियन से बात हो रहा, ओशियन का ईस्टर्न बाउंड्री मतलब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न बाउंड्री। वहां पे क्या मिलेगा आपको, कोल्ड करंट। दे आर स्लो, ब्रॉडर एंड कूलर करंट that flow along eastern edges of ocean basin. They are created due to the impact of westerlies. किसके इंपैक्ट से हो रही है, वेस्टर्लीज के। वहीं आपने ऊपर देखा था जो वार्म करंट था वो क्या था, वहां पे ट्रेड विंड्स का रोल था। तो ये सब डिफरेंसेस आप ध्यान रख सकते हो। वहीं यहां पे देख रहे हो आप कोल्ड करंट में कि किसका इंपैक्ट है, वेस्टर्लीज का, कॉजिंग द वाटर टू एक्यूमुलेट एट द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ ओशियन इन अपर लैटिट्यूड्स। दे आर ड्रिवन बाय द अपवेलिंग ऑफ डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर एंड रिटर्न फ्लो टू इक्वेटोरियल करंट। ये देखो ये ऊपर से आती है आपके पोल से, ये इक्वेटोरियल की ओर आ रही है, इसको आप ध्यान रखते हो, पोल से आपकी इक्वेटोरियल की ओर आ रही है। दे आर कोल्ड एज दे फ्लो फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स ट्रॉपिक। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, इसको देखने से पहले आप अपने एटलस में देखना, स्टूडेंट एटलस में देख लेना ऑक्सफोर्ड का, उसमें भी ऐसे कुछ इमेज बनी होगी, ठीक है। तो उसको पेज को आप निकाल लो साथ में, और यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते रहते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिका, ये हो गई आपकी साउथ अमेरिका, ये हो गई आपकी अफ्रीका, ये हो गई आपकी यूरोप, ले लो यूरोप प्लस एशिया, दोनों इसी में ले लो आप, ये हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया। अब आप क्या करो, करंट को नोटिस करते चलो, साथ ही साथ सी को पहले देख लो। ये कौन सा सी आपका, नॉर्थ अटलांटिक सी है। ये क्या हो गई आपकी, साउथ अटलांटिक सी है, ठीक है। ये कौन सी आपकी, इंडियन ओशियन है। सब नोट डाउन करते रहना, इंडियन ओशियन है। इधर क्या है, ये सब एरिया आपका पैसिफिक ओशियन का एरिया है, इधर भी आपका पैसिफिक ओशियन का एरिया है। तो इतने पॉइंट को आप ध्यान रख लेना। अब एक एक करके हम लोग मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपका नॉर्थ अमेरिका को देख रहे हो, तो नॉर्थ अमेरिका के आप अगर वेस्टर्न साइड पे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलास्का करंट, अलास्का करंट। नोटिस करना, सबसे पहले यहाँ पे स्टार मार्क करके कर ले रहे हैं कि जो रेड कलर में है
आपकी जो रेड कलर में है वो आपका वार्म करंट है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। वहीं जो आपकी ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में है वो आपकी कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है। तो अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। आप देखो ये क्या हो गई, ये आपकी अलास्का हो गई, अलास्का करंट। ये क्या हो गई, ये आपकी वार्म करंट हो गई। इधर देख लो आप, ये क्या है, कैलिफोर्नियन करंट, ये आपकी कोल्ड करंट हो गई। ये देखो नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये सब क्या है आपका, ये सब सरफेस करंट है। जो आपने बाउंड्री करंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये वाली सरफेस करंट से पहले ये इक्वेटोरियल करंट पढ़ा था, वो ये सब करंट है आपकी, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वहीं देखो यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गई इधर। यहाँ देख लो अब अटलांटिक के अंदर आप आते हैं हम लोग। ये देखो आप लैब्राडोर करंट, ये देखो आप गल्फ स्ट्रीम, एंड देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट, एंड देन इधर ऊपर देख लो आप ग्रीनलैंड करंट, एंड ये आपकी नॉर्वेगियन करंट। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि कौन सा जो करंट है वो आपका वार्म है, कौन सा कोल्ड है। और एग्जाम में अगर आप मेंस के एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करने वाला है, ट्रस्ट में, वो बहुत ज़्यादा आंसर आपका इन्हांस कर देगा। ठीक है, अब इधर देख लो आप पेरू हमबोल्ट करंट हो गई, ये क्या हो गई आपकी कोल्ड करंट हो गई। यहाँ देख लो आप फॉकलैंड, ये भी आपकी कोल्ड करंट हो गई। ब्राज़ील करंट देख लो वार्म करंट हो गई, क्योंकि ये ट्रॉपिक से पोल्स की ओर जा रही है। ये देखो साउथ पैसिफिक, इधर देख लो अटलांटिक सरकमपोलर करंट हो गई। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये सब क्या है आपका जो इक्वेटोरियल करंट वाली जो हमारी चल रही थी, जो वो सब है ये सब। ये देख लो वेनेजुएला करंट, ये भी देखो आप वेस्टर्न साइड है, कोल्ड करंट है। ये देखो अग्लुहास करंट, सोमाली करंट, ये देखो कुरुशियो, ये भी वार्म है। ओयोशियो देखो कोल्ड है। यहाँ देखो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये क्या है, ये आपकी वार्म करंट है। तो ऐसे ही आप ये इमेज को आप ध्यान रख सकते हो। इससे आप कुछ कुछ पॉइंट अपने से भी नोट डाउन कर सकते हो। ये यहाँ पे बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना के जरूर देखना आप। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। सेकंड है हमारा डीप वाटर करंट। हमने सबसे पहले क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देखा सरफेस करंट, उसके अंदर हम लोग देखा इक्वेटोरियल करंट, एंड देन बाउंड्री करंट। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं आपका डीप वाटर करंट। अब डीप वाटर करंट को देखते हैं, ऑल्सो नोन एज थर्मोहलाइन करंट और एबेसल करंट। मतलब क्या है, अब ये जो रिलीफ के अंदर हो रहा है, जो ओशियानिक रिलीफ हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं डीप वाटर करंट। ऑकर बिलो द सरफेस लेयर ऑफ द ओशियन एंड आर ड्रिवन बाय डेंसिटी डिफरेंस। कैसे ये ड्रिवन होता है आपका, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। डेंसिटी डिफरेंस में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है इसीलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो देख लो, हीट लॉस फ्रॉम ओशियन, सरफेस पे क्या है, हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, हीट लॉस फ्रॉम दी ओशियन। वहीं यहाँ देख लो हीट इनपुट टू ऑकर, ज़्यादा हीट भी आ रहा है, ज़्यादा हीट भी लॉस हो रहा है। तो अंदर देखो आप कोल्ड वाटर क्या है, श्रिंक होता है, क्योंकि वो भारी होगा तो वो श्रिंक होगा। वहीं वार्म वाटर क्या है, मूव फॉरवर्ड, वार्म वाटर हमेशा ऊपर की ओर जाता है, कोल्ड वाटर आपकी नीचे की ओर आ रही है। तो ये इमेज भी आप ध्यान रख सकते हो। ये देखो ये कहाँ की बात हो रही है, आपकी पोल की बात हो रही है। ये एरिया पोल का बात हो रहा, ये एरिया आपका इक्वेटर का बात हो रहा। ठीक है, पोल में क्या हो रहा है, वार्म कोल्ड वाटर सिंक हो रहा, इक्वेटर में क्या हो रहा है, जो वार्म वाटर है वो ऊपर की ओर जा रहा। दिस करंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी विथ कोल्ड डेंस वाटर सिंकिंग एंड वार्मर लेस डेंस वाटर राइजिंग। ये जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, सेम लॉजिक यहाँ भी लग रहा है। कोल्ड वाटर क्या हो रहा है आपका, सिंक हो रहा है, वार्म क्या हो रहा है आपका, राइज हो रहा। डीप ओशियन करंट प्लेस क्रूशियल रोल इन ग्लोबल थर्मोहलाइन सर्कुलेशन विच हेल्प्स रीडिस्ट्रीब्यूट हीट एंड न्यूट्रिएंट अराउंड दी वर्ल्ड ओशियन। इसी को आप क्या कर रहे हो, थर्मोहलाइन को ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन। इसको ध्यान रख लेना, ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रख लेना डीप वाटर करंट से रिलेटेड। वही जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, सेम लॉजिक यहाँ भी लग रहा। ये तो हो गई हमारी ओशियन करंट से रिलेटेड बातें एंड उसकी टाइप्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन करंट। क्या क्या फैक्टर आपके ओशियन करंट को अफेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पीवाईक्यू वगैरह भी पूछ रखा है। तो चलिए इसको अब एक एक करके हम लोग डील करना शुरू करते हैं।
सबसे पहला क्या है हमारा, वो है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को देखते हैं। इट डिटरमाइंस वेदर द करंट विल बी वार्म और कोल्ड। अगर वो इक्वेटोरियल रीजन पे है, अगर वो ट्रॉपिक रीजन पे है, तो सिंपल से बात है वो वार्म होगा। अगर वो पोल रीजन से फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा आपका, कोल्ड होगा। यही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब हम लोग, विंड। सरफेस करंट्स आर प्राइमरली ड्रिवन बाई विंड पैटर्न्स स्पेशली इन द अपर लेयर ऑफ द ओशियन। प्रिवेलिंग विंड्स सच एज ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेटिंग ओशियन करंट। तो देखो किसका रोल है आपका, ट्रेड विंड का किस में रोल था आपका, वार्म करंट में। वहीं वेस्टर्ली का किस में रोल था आपका, कोल्ड करंट में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपका यहाँ पे हो रहा है, विंड से रिलेटेड बातें। थर्ड है आपका कोरियालिस इफेक्ट। ये क्या कर आपका, डिफ्लेक्ट करता है विंड को, राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। कोरियालिस फोर्स का क्या इफेक्ट हो गया, ये आपके करंट को डिफ्लेक्ट करता है, राइट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। फोर्थ देख लो आप, ग्रेविटी। देखो आप ग्रेविटी में क्या देख रहे हो, इसका सबसे मेजर इन्फ्लुएंस होता है ऑन डीप वाटर करंट्स। वहीं कॉजेस क्या कॉज करता है ये, ओशियन वाटर टू फ्लो डाउनहिल अलोंग ओशियन सरफेस। ग्रेविटी ड्रिवन करंट्स सच एज टाइडल करंट्स एंड डेंसिटी ड्रिवन करंट्स प्ले अ रोल इन शेपिंग ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न। तो ग्रेविटी से आप इतने पॉइंट को ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर डिफरेंसेस देख लो आप। फॉर्मेशन ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करता है, मतलब डेंसिटी का डिफरेंसेस क्रिएट करता है। एंड देन थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, ये जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। कोल्ड एंड डेंस वाटर सिंक्स, ये तो आपने देखा अभी, वाइल वार्मर एंड लेस डेंस वाटर राइजेस क्रिएटिंग वर्टिकल मूवमेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करंट। तो ये बात हो गई आपकी टेम्परेचर की। सिक्स देख लो आप, सैलिनिटी। सेवेंथ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन देख लो आप, ये आपने देखा था। कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये क्या करता है आपका, शेप, टोपोग्राफी, ओशन फ्लोर का ये डिटरमाइन करता है, और साथ ही साथ ये आपके करंट को डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन करंट। अगर इससे क्वेश्चन पूछ ले आपका, तो आप इतना भी अगर पॉइंट याद कर लिए हो, इतना भी लिख दोगे आप, तो ट्रस्ट मी अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइरेज सर्कुलेशन की। अब ये गाइरेज सर्कुलेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये जो गायरे होती है ना, ये आपकी लार्ज स्केल सर्कुलर ओशियन करंट होती है। मतलब एक लार्ज स्केल आपकी सर्कुलर ओशियन करंट होती है दैट डोमिनेट्स द सरफेस वाटर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। वर्ल्ड ओशियन के जो सरफेस वाटर है उसको ये डोमिनेट करती है। कौन, आपकी गायरे सर्कुलेशन। दी सर्कुलेशन मोशन पैटर्न्स आर ड्रिवन प्राइमरली बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पे डिटरमाइन करती है, इंक्लूडिंग ग्लोबल विंड पैटर्न्स, कोरियालिस इफेक्ट एंड कन्फिगरेशन ऑफ कोस्टलाइन एंड ओशियन बेसिन। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो गायरे करंट से। एग्जांपल आप देख सकते हो, नॉर्थ अटलांटिक गायरे। ठीक है, यहां पे मूवमेंट क्या आपका, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन मूवमेंट है। ये देख लो आप, नॉर्थ अटलांटिक गायरेस। ठीक है, वहीं देख लो आप, अगर गायरेस आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है। वहीं अगर गायरेस आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में तो उसकी मूवमेंट क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल देख लिया आपने, साउथ अटलांटिक गायरे, इंडियन ओशियन गायरे। तो इतना पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो गायरे से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपैक्ट ऑफ ओशियन करंट। इससे भी आपका आई थिंक PYQ पूछा हुआ है, क्या क्या इंपैक्ट होती है ओशियन करंट की। सबसे पहला क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सल ऑफ मरीन लाइफ इंक्लूडिंग प्लैंकटन, फिश लार्वा एंड इवन सम एडल्ट फिश across vast distance. This helps maintaining healthy population of fish by spreading planktons, transporting larvae to suitable nursery ground, aiding migration of species. माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज या फिशेस। तो इतने को ये ध्यान रखना है। ओशन करंट का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या होता है कि ये जो आपके प्लैंकटन वगैरह हो गई, आपकी फिश लार्वा हो गई, जितने भी स्पीसीज हो गई जो मरीन स्पीसीज है, उनके ये मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। कौन, आपका ओशियन करंट। वही यहाँ बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सल ऑफ मरीन लाइफ। सेकंड देख लो आप, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बोथ बाय सरफेस करंट हॉरिजेंटली एंड डीप वाटर करंट वर्टिकली। ठीक है, इसका सेकंड आपका क्या हो गया इंपैक्ट, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वहीं थर्ड देख लो आप, रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट प्ले वाइटल रोल इन ग्लोबल हीट ट्रांसफर बाय ट्रांसपोर्टिंग वार्म वाटर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स पोल एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये क्या कर आपका क्लाइमेट को रेगुलेट करा विद द हेल्प ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। अगर वार्म करंट है, वार्म करंट कैन
bring warmer temperature to colder region. Example, North Atlantic drift. वहीं cold current का देख लो, cold current can cool down warmer areas. Example, Atacama Desert during El Nino. ये सारी बातें भी हमारी एल नीनो वाले बातें हो चुकी है. इंटरेक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स विद द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस विंड पैटर्न एंड प्रेसिपिटेशन इंपैक्टिंग रीजनल क्लाइमेट. ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई पूरी रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट विद द हेल्प ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट. इतने पॉइंट को आप ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा फोर्थ, इंपैक्ट ऑन कोस्टल प्रोसेस, इरोजनल एंड डिपोजिशनल. स्ट्रॉन्ग करंट कैन कॉज इरोजन along coastlines while also transporting and depositing sediments in other areas, shaping beaches and creating sand bars. तो ये तो हो गई आपकी इम्पैक्ट अगर वो स्ट्रॉन्ग करंट हो. मिक्सिंग ऑफ वाटर बॉडीज, currents can influence the mixing of fresh water from rivers with salt waters, creating estuaries that provide unique habitat to marine life. तो इतना पॉइंट आप ध्यान रख लेना, इंपैक्ट ऑन कोस्टल प्रोसेस. तो देखो ये एक तरह से आप देखोगे तो ये आपका एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया इंपैक्ट ऑफ ओशियन करंट से, तो 1 2 3 4, अगर ये 4 पॉइंट भी आपने लिख दिया तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. बस आप अपने पास क्या करो, एक छोटा सा नोटबुक ले लो आप, मतलब 10-20 रुपीज़ का ले लो. उसमें क्या करो, ऐसे ही आप एक सर्कल बना लो. यहाँ पे सपोज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक ऐसे आप सर्कल बना लो, इसमें लिख लो इम्पैक्ट ऑफ ओशियन करंट. एक पेज में ये काम करो, ऐसे पॉइंट वाइज मत लिखो, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पैक्ट ऑफ ओशियन करंट लिख लो. उसमें क्या करो, आप ऐसे करके बना लो, एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बना लो. और यहाँ पे आप जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्जल ऑफ मरीन लाइफ, तो यहाँ पे आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्जल ऑफ मरीन लाइफ, ये लिख लो आप. एक यहाँ लिख लो आप इम्पैक्ट ऑन कोस्टल प्रोसेस, ऐसे लिख सकते हो आप. वहीं देख लो आप, ये लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ लिख सकते हो आप रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. तो ये क्या होगा, ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा. ऐसे आप लिख लोगे ना, तो ये आपका क्या होगा कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अगर लास्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो तो ऐसे अगर पॉइंट्स आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल क्रिएट कर जाएगा ये. चलिए, ये तो हमारी बात हो गई इम्पैक्ट ऑफ ओशियनिक करंट से रिलेटेड. अब नेक्स्ट हमारी है वो है वाटर मासेस. अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है, वाटर मासेस. देखो वाटर मासेस क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज विद इन एन ओशियन विथ डिस्टिंक्ट टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक. उसे आप क्या कह रहे हो, वाटर मासेस. वाटर मासेस कैन मूव स्लोली ड्यू टू विंड एंड डेंसिटी डिफरेंसेस, बट दे आर नॉट द सेम एज ओशियन करंट. दे टेंड टू मूव एज कोहर्सिव यूनिट मेंटेनिंग देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज. तो ये डिफरेंसेस हो गया आपका ओशियन करंट में और वाटर मासेस में. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो. वाटर मासेस primarily define the physical and chemical environment for marine life. Their temperature, salinity, and nutrient content determine the type of organism that can thrive in particular region. मतलब जैसी वहाँ की जो वाटर मासेज है, जैसे वहाँ की फिजिकल केमिकल इन्वायरमेंट होगी, जैसे वहाँ की टेम्परेचर होगी, सैलिनिटी होगी, न्यूट्रिएंट कंटेंट होगी, वैसे ही वहाँ पे ऑर्गेनिज्म उस एरिया में डिटरमाइन करेंगे. दे आर कैरिड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाई ओशियन करंट एंड और विंड्स. ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंसेस तो हैं ही, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड किससे हो रही है, तो वो बिकॉज ऑफ ओशियन करंट से या आपकी विंड के हेल्प से हो रही है. अब इसकी इंपैक्ट क्या होती है, इंपैक्ट ऑफ वाटर मासेस. सबसे पहला है डिफाइनिंग फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट. वाटर मासेस प्राइमरली डिटरमाइन हैबिटेट फॉर मरीन लाइफ बाय इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट. ये डिटरमाइन करती है कौन, आपकी वाटर मासेस. सेकेंड, supporting specific ecosystem. Different water masses create unique environment that favor specific type of ecosystem, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था. पहला आपका कोरल रिफ्स. कोरल रिफ में आप क्या देखते हो, वार्म न्यूट्रिएंट पुअर वाटर मासेस विथ हाई क्लैरिटी ऑफन सपोर्ट वाइब्रेंट कोरल रिफ इकोसिस्टम. वहीं देख लो आप कैल फॉरेस्ट, ये एरिया क्या है, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर मासेस कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कैल्प फॉरेस्ट which provide habitat for diverse marine life.
थर्ड देख लो आप, डीप सी इकोसिस्टम, यूनिक इन्वायरमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड डीप सी ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गई, किस किस तरह से इकोसिस्टम को सपोर्ट करी आपकी वाटर मासेस। नेक्स्ट अपना इम्पैक्ट ऑन मरीन प्रोडक्टिविटी, द टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वाटर मास डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया। फर्स्ट है कूलर वाटर मासेस क्या करेगी आपकी, सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स लीडिंग टू हायर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। वहीं वार्म और या जो क्लियर वाटर मासेस है वो क्या करेगी, आपकी कोरल रीफ्स को सपोर्ट करेगी, होम टू वाइड वैरायटी ऑफ मरीन डाइवर्सिटी। देखो दोनों तो इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है, बस दोनों डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। तो ये भी आपकी एक टॉपिक खत्म हो गई, वाटर मासेस। तो इसको भी आप, इससे भी अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो आप इतने पॉइंट को भी अगर ध्यान रख रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ही फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एक छोटा सा हैंड आउट बनाए ना, अपने से बनाना, उसमें ये सारे पॉइंट को आप लिखते चलना। नेक्स्ट देख लो आप, हमारा एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। देखो AMOC है क्या, इट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये डायग्राम को आप ध्यान रख सकते हो, ये डायग्राम आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये एरिया जो है आपका अटलांटिक ओशियन का एरिया जो है, यहीं पे आपका अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्रिएट होता है, ये जो आपका एरिया है। ठीक है, वहीं इधर आप ऐसे देख सकते हो। ये क्या हो गया है आपका, ये डायरेक्शन हो गया आपका क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन। तो जो AMOC है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वहीं साउथ अटलांटिक ओशियन में इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इट इन्वॉल्व्स द नॉर्थवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वार्म सरफेस वाटर एंड दिस साउथवर्ड फ्लो ऑफ कूलर denser water at depth. Warm salty surface waters from the tropics are transported northward by currents like Gulf Stream. These water cool and sink in North Atlantic, forming the North Atlantic Deep Water Current. NADW flows southward along the ocean floor, completing the overturning circulation. इतना पॉइंट को आप स्टामक लगा के ध्यान रख सकते हो। The AMOC plays a vital role in regulating climate pattern and influencing weather and precipitation in region bounding the Atlantic. वहाँ पे जो भी climate pattern है वो इसी के according determine होता है। Changes in AMOC can lead to shift in regional climate pattern affecting temperature, rainfall and storm frequency. तो इसको आप स्टामक लगा के ध्यान रख सकते हो। Climate change is affecting the AMOC through various mechanisms like increased freshwater input from melting ice caps and increased precipitation. These changes can disrupt the formation of NADW and weaken the overturning circulation, leading to regional climate disruption. Weakening of AMOC could lead to altered weather patterns, more frequent extreme events such as heat wave and storms, and changes in ocean current and ecosystem. अब देखो क्या क्या पॉइंट आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट, इसका जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है AMOC का, रिड्यूस हीट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हायर लैटिट्यूड्स कुड लीड टू कूलर टेम्परेचर्स इन रीजन्स टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय वार्म ओशियन करंट सच एज वेस्टर्न यूरोप. सेकंड, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हुरिकेन्स along east coast of North America due to change in ocean temperature gradient and atmospheric dynamics. Third क्या अपना, changes in strength and position of major ocean current such as Gulf Stream could affect the distribution and abundance of marine life in North Atlantic. Fourth अपना, decline in fish population due to changes in ocean current and temperature regimes could have cascading effects on marine ecosystem and fisheries. It could also contribute to sea level rise and impact global climate stability. इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो AMOC से, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. एक बार आप इसको जितने ही पॉइंट हैं बस एक बार आप खुद से रीड कर लेना, मैंने वैसे रीड कर दिया, एक बार आप रीड करके स्टामक लगा लेना. तो ये हमारी पूरी बात हो गई आपकी ओशियन करेंट से रिलेटेड. ओशियन करेंट उससे रिलेटेड हमने उसकी इंपैक्ट देख ली, क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, हमने डायग्राम भी देख लिया, और साथ ही साथ हमने
अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये तो हमारी बात हो गई पहली टॉपिक की, जो आज की हमारी पहली टॉपिक थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो पहला टॉपिक था ना, इससे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं 2014 के बाद। मतलब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहला लेक्चर था, जो सेकेंड लेक्चर था, या जो थर्ड लेक्चर होगा, तीनों कंबाइन करके एक आपकी आंसर राइटिंग की, ओशियोनोग्राफी पे आंसर राइटिंग के लेक्चर ले लेंगे। वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन उसमें पूरा ओशियोनोग्राफी से जितने क्वेश्चन आए हुए अभी तक, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक ही लेक्चर में। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है वेव्स एंड टाइड्स। ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक हो गया, वेव्स एंड टाइड्स। देखो अगर आप टाइड्स देखोगे तो ये बेसिकली एक तरह से ओशियन का मूवमेंट ही होता है। राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। अगर मून के पुल से है तो वो मेजर इंपैक्ट करेगा, अगर बिकॉज ऑफ सन है तो वो माइनर इंपैक्ट करेगा। इसे ही आप टाइड्स कहते हो। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑन एवरेज एवरी प्लेसेस एक्सपीरियंस अ हाई टाइड एंड अ लो टाइड ट्वाइस अ डे। दैट मीन्स सेमी डायगोनल इन नेचर। पीरियड क्या होती है, 12 आवर 26 मिनट। अ पर्टिकुलर टाइड सेंटर टेक्स 24 आवर 52 मिनट्स टू कम अंडर द मून, बट बाय दैट टाइम देयर इज अनदर टाइड एट द अपोजिट साइड ऑफ द रेफर्ड टाइड सेंटर। देखो सपोज 0 आवर पे आपका हाई टाइड है, एंड देन 6 आवर 13 मिनट पे आपका लो टाइड आएगा, एंड देन 12:26 पे आपका फिर से हाई टाइड आएगा, एंड देन 18:39 पे आपका लो टाइड, एंड देन 24:52 पे आपका हाई टाइड। मतलब दो हाई टाइड के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 आवर 26 मिनट। लेकिन हाई टाइड लो टाइड के बीच में डिफरेंस क्या है आपका, 6 आवर 13 मिनट। सो अ प्लेस एक्सपीरियंस द सेम टाइड आफ्टर 12 आवर 26 मिनट। मतलब हाई टाइड टू हाई टाइड या लो टाइड टू लो टाइड। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। आप देखो सबसे पहले मून ऐसे है, फिर अर्थ का ये इधर साइड का हो गया, ए पार्ट इधर बी हो गया, एंड देन अब मूवमेंट देखो कैसे हो रहा है। अब इधर ए हो गया, देन इधर बी हो गया, मून इधर आ गई अब आपकी। फिर कैसे हो रहा, आपका इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, मून कुछ इधर आ गई। तो ये क्या हो रहा आपका 24 आवर का ड्यूरेशन दिखा रहा, 24 आवर 26 मिनट। अ पोजीशन एक्सपीरियंस 3 हाई टाइड। इसे ही आप क्या कह रहे हो, सेमी डायगोनल। डायगोनल टाइड 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड इन अ 1 डे occur in specific regions due to the unique geographic and resonance effect resulting in 1 dominant high tide each day. Semi-diurnal tides on the other hand are more widespread. डायगोनल टाइड में क्या होता है, एक हाई टाइड होगा एक लो टाइड होगा, लेकिन सेमी डायगोनल में क्या होगा आपका 2 हाई टाइड 2 लो टाइड होगा। स्प्रिंग एंड निप टाइड, देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन इन द टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सन एंड मून। इसे ही क्या कह रहे हो आप, स्प्रिंग एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में देखो आप क्या होता है, सन आप देख रहे हो उधर है, ठीक है, ये देखो आप अर्थ हो गई, ये आपकी न्यू मून हो गई। तो जब न्यू मून अर्थ और सन के बीच में आएगी और इधर क्या हो गई आपकी फुल मून, उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, स्प्रिंग टाइड। मतलब ये क्या हो रही है आपकी, अब हॉरिजेंटली ही चारों आपकी हॉरिजेंटली ही है, फुल मून भी है, न्यू मून भी है, अर्थ भी है एंड सन भी है। निप टाइड में क्या होता है, सन हो गई अर्थ हो गई, ये अब यहाँ से आपकी वर्टिकल हो जाएगी। होप देखो फर्स्ट क्वार्टर मून एंड थर्ड क्वार्टर मून, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका निप टाइड। वहीं स्प्रिंग टाइड में क्या देखने को मिलेगा, जब मून जो है वो आपकी हॉरिजेंटली होगी। निप टाइड में जब मून जो है वो अर्थ की वर्टिकली हो जाएगी, तो उस समय आपको निप टाइड देखने को मिलेगा। वेरी हाई टाइड्स आर कॉज्ड व्हेन सन मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन सेम लाइन। Height 20% more than normal tides. Highest high tide and lowest low tide created twice a month. कब, जब न्यू और फुल मंथ होगा तब। वही निप टाइड के बारे में देख लो, लोवेस्ट हाई टाइड एंड हाईएस्ट लो टाइड क्रिएटेड, ठीक है। इसको ये भी आपको ट्वाइस अ मंथ देखने को मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना आप स्प्रिंग टाइड और निप टाइड के बारे में। अब देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर है जो आपका टाइड को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइड्स। पहला है, सबसे पहला देखो आप, ये पॉइंट पहले कुछ देख लो आप। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन अर्थ ओशियन कॉजेज द टाइड्स। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन टाइड्स देन द सन ड्यू टू इट्स क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ। तो ये मून का क्या है, मून का इंटेंसिटी थोड़ा टाइड में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा बताता है, ठीक है। ये क्या हो गई, ये बात हो गई आपके स्प्रिग्जेस पोजीशन, मतलब ये आपकी बात हो गई
स्प्रिंग टाइड वाली बात हो रही है। हाईएस्ट हाई टाइड एंड लोवेस्ट लो टाइड, ठीक है। वहीं क्वाड्रेचर पोजीशन, जब आपकी निप टाइड होती है, ये वाली टाइड होती है निप टाइड, उस समय क्या बात हो रही है, हाईएस्ट लो टाइड एंड लोवेस्ट हाई टाइड, ठीक है। ये बात हो गई आपकी पहली, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, शेप ऑफ शोर लाइन। द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ कोस्ट लाइन कैन इन्फ्लुएंस द एम्पलीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ टाइड्स इन स्पेसिफिक लोकेशन। फनल शेप, बेस एंड estuary can amplify tidal ranges, leading to highest high tide and lower low tide compared to open coastline। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, शेप ऑफ शोर लाइन भी आपका टाइड को डिटरमाइन करता है। इरेगुलर कोस्ट लाइन्स विथ हेडलैंड्स एंड बेस कैन कॉज टाइडल करेंट्स टू इंटेंसिटी एंड क्रिएट एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस अफेक्टिंग लोकल टाइड्स पैटर्न। तो ये सारी बात हो गई आपकी शोर लाइन से इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रख सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका नैरो इनलेट्स एंड सैलो वाटर। नैरो इनलेट्स, channels and shallow coast area can accentuate tidal current and cause tidal bores, where the incoming tide forms a wave that travels upstream against the river flow। वहीं सेकंड पॉइंट, द कंस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन नैरो चैनल्स कैन लीड टू टाइडल एम्प्लीफिकेशन रिजल्टिंग इन हायर टाइडल रेंजेस एंड स्ट्रॉन्ग करेंट्स। तो ये बात हो गई आपकी नैरो इनलेट्स एंड शैलो वाटर की। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो लोकल विंड्स, ये भी आपका इंपैक्ट करता है टाइड्स को। विंड्स कैन इन्फ्लुएंस टाइडल करंट बाय क्रिएटिंग सरफेस वाटर मूवमेंट एंड ऑल्टरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मासेस। स्ट्रॉन्ग ऑनशोर विंड कैन पुश वाटर टुवर्ड्स शोर causing higher high tide, while offshore winds can result in lower high tide। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। Wind driven currents can interact with tidal currents, enhancing or opposing their direction and intensity, especially in coastal areas with complex bathymeter। ये पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो लोकल विंड से रिगार्डिंग, ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट अपना प्रेशर सिस्टम। Atmospheric pressure variation associated with weather system such as high and low pressure system can affect sea level and tidal height। Low pressure system can cause sea level to rise, leading to higher high tide, while high pressure system can cause sea level to fall, resulting in lower high tide। तो ये क्या हो गया आपका एक तरह से इन्वर्सली रिलेशन वाली बातें चल रही हैं। These pressure induced changes in sea level can influence tidal ranges एंड कोस्टल फ्लडिंग इवेंट्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्टॉर्म सर्जेस। तो ये क्या हो गई बात आपकी प्रेशर सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लो आप इंपैक्ट ऑफ टाइड्स। टाइड का क्या इंपैक्ट, हमने क्या देखा सबसे कि क्या क्या फैक्टर आपका टाइड को अफेक्ट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो टाइड क्रिएट हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ टाइड्स। अब देखो आपका इंपैक्ट ऑफ टाइड्स में पहला पॉइंट क्या है, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, दैट इज न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन। Tidal movements play a crucial role in the circulation of nutrients within coastal ecosystem, including estuary, salt marshes and intertidal zones। तो ये क्या हो गई इनकी एक पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड देख लो आप, tidal currents transport nutrients such as nitrogen, phosphorus and organic matters from the open ocean to coastal seas, where they support the growth of phytoplankton and other primary producers। थर्ड देख लो, as tides ebb and flow, they mix and distribute nutrients throughout coastal waters, enhancing productivity and biodiversity। Fourth point, nutrient-rich tidal flats and marshes serves as important feeding and breeding grounds for a variety of marine organisms, including fish, birds and invertebrates। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये कैसे टाइड्स जो है आपका लाइफ को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप एक बार ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखोगे आप तो नेक्स्ट इनका क्या है आपका रोल, तो वो अपना टेम्परेचर मॉडरेशन में, इसको अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। टाइडल मूवमेंट हेल्प्स रेगुलेट वाटर टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज बाय मिक्सिंग सरफेस वाटर को मिक्स करता है विथ कूलर एंड डीपर वाटर। तो इससे क्या होता है आपका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। ड्यूरिंग इनकमिंग टाइड्स कूलर वाटर फ्रॉम डीपर लेयर इज ब्रॉट टू दी सरफेस, क्योंकि नीचे जो होता है वो आपका प्रेशर वहाँ हाई होता है तो जो वाटर होता है वो कूल होता है, ब्रॉट टू दी सरफेस लोअरिंग सरफेस टेम्परेचर। कन्वर्सली ड्यूरिंग आउटगोइंग टाइड्स
वार्मर सरफेस वाटर इज मिक्स विथ कूलर डीपर वाटर्स मॉडरेटिंग टेम्परेचर। तो ये दोनों आपका एक तरह से सिमिलर ही रिलेशन बता रहा। टेम्परेचर मॉडरेशन effect is particularly important in coastal region with extreme temperature fluctuation helping to create more stable and habitable environments for marine life। तो ये बात हो गई आपकी टेम्परेचर मॉडरेशन से रिलेटेड। थर्ड आपका जो फीचर है वो है रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइडल मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द रिमूवल एंड डिस्पर्सन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन कोस्टल वाटर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्लशिंग। Second, during flood tides, incoming currents carry pollutants away from coastal areas and disperse them into the open ocean. As tides ebb, outgoing currents transport pollutants back to the sea, diluting their concentration and reducing their impact on coastal ecosystem. Tidal flushing helps mitigate the accumulation of pollutants in estuaries, harbors, and coastal zone, improving water quality and reducing the risks of contamination to marine organism and human population। तो ये बात हो गई आपकी रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट से रिलेटेड, ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फोर्थ अब देख लो और इनका क्या फीचर है। नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट में भी नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट में भी इनका इम्पैक्ट है टाइड्स का। ये आप इमेज ध्यान रख सकते हो। देखो ये इमेज ड्यूरिंग हाई टाइड क्या होता है, ये देखो कोस्ट के नियर बाई ये आ जा रही है। नेक्स्ट देख लो आप टाइडल बोर। Tidal bore are rare phenomena where incoming tides from a wave that travel upstream against the river flow, मतलब उनके अब ये अगेंस्ट जा रही है। Typically occurring in narrow estuary or rivers with a shallow and gradual sloping bed. Tidal bore, इसे क्या कह रहे हो आप, टाइडल बोर। तो ये सब देख रहे हो, ये सब अब क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया टाइड्स का। मतलब एक तरह से आप कि इनकी फीचर हो गई किस किस में ये आपका रोल प्ले करता है, ये चारों आप ध्यान रखना। वहीं यहाँ बात हो रही है टाइडल बोर से रिलेटेड। इंडिया देख लो, इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट इन हुगली रिवर। कहाँ पे टाइडल बोर देखने को मिलता है, हुगली रिवर। मोस्ट प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड कहाँ पे, क्वेटेंग रिवर चाइना। ओनली ड्यूरिंग हाई टाइड्स, एब्सेंट ड्यूरिंग निप टाइड। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, टाइड्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं वेव्स की। वेव देखो, वेव होता क्या है, वेव्स आर द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशियन सरफेस। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज वेव पासेस, इसे ही आप वेव कह रहे हो। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव। कौन इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वेव्स को, तो अपना विंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वेव्स ट्रेवल बिकॉज द विंड pushes the water body in its course while gravity pulls the crest of the waves downward। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। वेव्स जो है, वेव्स ट्रेवल बिकॉज द विंड पुशेज द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स, मतलब विंड सपोर्ट कर रहा, वाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड। ग्रेविटी का रोल क्या है, उसे डाउनवर्ड कर रही है, लेकिन विंड का क्या रोल है, उसे वो आगे की तरफ पुश बैक कर रही है। ठीक है, आगे की तरफ वो पुश कर रही है। तो ये कुछ आप इमेज ध्यान रख सकते हो। क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये नीचे आ रही है तो आपका थ्रो हो गई। ठीक है, यही आपकी वेव की ऐसे कुछ मूवमेंट होती है। द फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर थ्रो अपवर्ड्स एंड द वेव्स मूव्स टू अ न्यू पोजीशन। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर। ठीक है, ये भी ध्यान आप, ये पॉइंट इतना वेव से रिलेटेड ध्यान रख सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सुनामी की। वैसे इससे रिलेटेड हम लोग ग्लोबल फिनोमेना में डिटेल में बात करेंगे। सुनामी और साइक्लोन से रिलेटेड हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे जब हम लोग ग्लोबल फिनोमेना पढ़ेंगे। यहाँ बस आप कुछ पॉइंट देख लो सुनामी से रिलेटेड। सुनामी एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव, कैसे क्यों कॉज होता है, कॉज्ड बाय लार्ज एंड सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म, ऑल्सो नोन एज सिस्मिक वेव। व्हेन दे रीच द कोस्ट दे कैन कॉज डेंजरस कोस्टल फ्लडिंग एंड पावरफुल करेंट्स दैट कैन लास्ट फॉर सेवरल आवर्स और डेज। तो ये बात हो गई अपनी सुनामी से रिलेटेड। वहीं देख लो विंड, एनर्जी सोर्स ऑफ नॉर्मल सरफेस वेव्स, वही क्या लीड करता है, एनर्जी सोर्स फॉर सुनामी वेव्स। क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, मेटेओराइट इम्पैक्ट्स और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग बाय यूएस जनरेटेड सुनामी इन 1940s एंड 50s इन मार्शल आइलैंड। तो ये सब भी आपका रीजन हो सकता है, कॉजेज हो सकता है जिस कारण से आपका सुनामी क्रिएट होता है। कुछ तो आपके नेचुरल हैं एंड कुछ आपके एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देख लो आप सुनामी की, लॉन्ग वेवलेंथ, ऑफन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, हाई स्पीड होती है,
अप्रॉक्स 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर, लो वेव हाइट होती है, दस डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। एम्पलीफिकेशन नियर कोस्ट होती है, स्पीड क्योंकि वहाँ पे स्पीड आपका डिक्रीज हो जाता है, वेव हाइट इंक्रीज हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, मल्टीपल सक्सेसिव वेव्स होती है, वार्निंग साइंस होती है बिफोर अराइवल। कैसे? रैपिड डिक्रीज इन सी लेवल, अनयूजुअल ओशियन बिहेवियर एंड साउंड ऑफ अप्रोचिंग वेव्स। तो ये बात हो गई हमारी आपकी वेव से रिलेटेड, सुनामी से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने जिससे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओशियन करंट। उससे रिलेटेड हमने आज की क्लास में बातें की। उसके बाद हमने आपसे वेव के बारे में देखा, टाइड के बारे में बातें की। तो ये सारी बातें हमने आज की क्लास में की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना ओशियन करंट। आप अब क्या करना, सबसे पहले 1x पे पूरे लेक्चर को देखना, एंड देन इससे आप जितना भी नोट बना सकते हो आप एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाना। सिर्फ पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए, पूरी डिटेल जैसे इस नोट्स में डिटेल लिखा हुआ है वैसे आप मत लिखना, बस आप पॉइंटर के फॉर्म में लिखना जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर इससे 2x पे एक बार और देख लेना, लेक्चर को प्ले कर लेना। उससे क्या होगा, आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। इसके बाद यहाँ तक आप रुक जाना। उसके बाद जब हमारी आंसर राइटिंग की क्लास होगी, आंसर राइटिंग की क्लास होगी ओशियोनोग्राफी से, वहाँ से जो PYQ आया होगा उसे हम लोग क्लास में करेंगे। एंड देन जितने PYQ हैं उसे एक बार आप खुद से लिखने की कोशिश करना, एक बार विद इन टाइम लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत टाइम लिमिट में पढ़ के अच्छे से लिखना। जैसे मैंने बताया आंसर फ्रेम करने के लिए, वैसे ही आंसर आप फ्रेम करना, वो हम लोग ओशियोनोग्राफी की आंसर राइटिंग की क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। Thank you so much for being patient in my class. Have a wonderful day. All the best for your upcoming mains exam and other PCS mains exam and different exam. Thank you so much. Have a wonderful day. All the best. Thank you so much.